क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आ गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का डिटेल्ड वाले वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 14 यानी कि 14। आज हम लोग क्या देखेंगे, फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन और रीसेंट ट्रेंड क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीसेंट ट्रेंड वाला, पूरा इंडिया के एग्जाम्पल्स के साथ में, और क्या क्या चीजें बेनिफिट्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, लेबर के पर्सपेक्टिव से, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से, कई सारे चीजें यहां पे सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार होने वाला सेशन, तो जरूर हमारे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक जनरल रिमाइंडर है, ईपीएफओ का 2020 का हमारा आपका पेड ग्रुप जो है चालू है, ओपन है, आप तुरंत उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, पूरा स्टडी मटेरियल, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज यानी कि पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग हैज टू बी, और इसमें वीकली टेस्ट भी होते हैं। वीकली टेस्ट और सिंपल टेस्ट जो होते हैं उनमें दोनों में फर्क है। ये बाकी लोग से हम लोग क्या अलग कर रहे हैं, वीकली टेस्ट हैं आपके इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक, आपके अंदर सुधार कराने के लिए, और जो बाकी जो टेस्ट है हमारे फुल लेंथ टेस्ट है आपके 10 और सेक्शनल टेस्ट है आपके 8। ये टेस्ट है आपके टाइम मैनेजमेंट और एक एटमॉस्फेयर, एक एम्बियंस के प्रेशर बनाने के लिए, ठीक, उसके अंदर कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो वो चेक करने के लिए, उसके बाद भी। और उससे पहले वीकली टेस्ट है 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को आपके जो है टेस्ट होते हैं, ठीक। ये किस लिए है, ये आपके इंप्रूवमेंट करने के लिए। जब तक इंप्रूव नहीं करोगे तो ये टेस्ट पे कैसे पास करोगे, जो टाइम बाउंड मैनर में है। टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट पे फोकस किया जाता है, ठीक। इसी तरीके से यूपीएससी के भी 2021 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ का मात्र 5,000 है फीस, ठीक, सारी कुछ चीजें मिला के, और यूपीएससी का जो है 13,000 है। इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है और इसी में भी आपका कंटिन्यूअस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज है, सारी कुछ है। आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं 85648805309696060689। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और उसका फ्यूचर, ठीक, औद्योगिक संबंध भविष्य से संबंधित यहां पे बात हो रही है। देखिए, जब अच्छे रिलेशन होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे, तो मोराल बढ़ेगा वर्कर का। आप लोगों को क्या करना है समझिए, सिंपल सुनते रहना है, फोकस्ड रहना है, मेरे सरल भाषा और आसान जो है एग्जाम्पल्स को जो है सुनते जाना है बस, ठीक। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सारी कुछ चीजें इसी से करा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक। सुनिए, जब गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन जब होते हैं तो इंक्रीज का होता है क्या, मोरल, मनोबल बढ़ता है वर्कर्स का। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में इंग्लिश वाले जहां टफ वर्ड आएंगे हिंदी में बता दूंगा। मनोबल बढ़ता है वर्कर्स का, मोटिवेट होते हैं वर्कर्स और ज्यादा काम करते हैं। When both parties, जब दोनों पार्टीज का म्यूचुअल इंटरेस्ट मिलता है तो ज्यादा चांसेस होते हैं विकास होने के, डेवलपमेंट होने के, ठीक, किसके, इंडस्ट्री के, वर्कर्स के, मैनेजमेंट के, यानी कि एम्प्लॉयर के, आपके और आपका इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सबके। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको म्यूचुअल कंसेंट यानी एक दूसरे के साथ में मिलकर इसको जो है खत्म करते हैं, आपसी सहमति के साथ में, ठीक। और विच डेवलप्स, इससे कई सारी इंसेंटिव स्कीम्स भी बनती हैं, जैसे कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बताया ना आप लोगों को, शॉप काउंसिल्स, ठीक, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, इसमें वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही बैठते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है और स्कीम्स भी कई सारे दी जाती है, मतलब सब कुछ खुशनुमा माहौल है, बढ़िया काम हो रहा है। और दीज ऑल ब्रिंग जॉब, इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, नौकरी से संतुष्टि वर्कर्स के लिए, और दे ऑल पुट पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्शन, उत्पादकता बढ़ती है, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक। अब इन सबको देखते हुए आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, वी कैन कंक्लूड कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वाकई में बूस्ट करता है प्रोडक्शन को और इंप्रूव करता है आपका किसको, गुणवत्ता को और क्वांटिटी को, दोनों को, गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करता है। दे इंक्रीज लेबर इफिशियंसी, लेबर की जो श्रमिक की दक्षता है, मान लीजिए पहले कोई काम वो 2 घंटे में कर रहा था, वो 1 घंटे में ही कर रहा है, ये हुई एफिशिएंसी बढ़ा देना, ठीक। एंड इंक्रीज, अब आपको जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो अगर आपको इंटरेस्ट का तो आप जल्दी कर लेते हो, कम समय में कर लेते हो। वहीं दूसरा सब्जेक्ट आपको इजी नहीं लग रहा है या इंटरेस्ट नहीं है तो आप धीरे में, तो वही वाली बात है,
ठीक, एन इंक्रीज इन द मोरल ऑफ द वर्कर्स रिड्यूसेस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू। अब किसी वर्कर का जब मनोबल बढ़ जाता है तो मान लीजिए कोई एक बिस्किट का पैकेट पहले 10 रुपए में हो रहा था, आपका वो अब क्या है, वो अच्छा काम, जल्दी काम, अपना वर्किंग ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट से कर रहा है तो वो 10 रुपए में बन जाएगा। ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि हर यूनिट में जो कॉस्ट पहले लग रही थी अब वो कम कॉस्ट में ही प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा ना एग्जाम्पल के साथ में? अगर आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, दस वी कैन से दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। औद्योगिक संबंधों का उत्पादन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अब ये समझिए, द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इट कैन बी रिव्यूड। जो फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन का है वो कई सारी गवर्नमेंट ने कमीशंस, आयोग बनाए हैं, उनकी रिपोर्ट से हम उनकी समीक्षा कर सकते हैं कि क्या है भाई आगे फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और जो भी इशू इमर्ज हुए हैं इन कमीशंस की रिपोर्ट से, जो भी चैलेंज कर रहे हैं, जो 3 एक्टर्स है हमारे, कौन कौन? कर्मचारी, वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट। उन सबको जो है हमें क्या करना चाहिए, पहले ही समीक्षा करके जान लेना चाहिए, उनके लिए सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें 3 उन्होंने बोले एक्टर्स का, पहला, दूसरा और तीसरा बताऊंगा आगे। पहला क्या है कि हमें स्ट्रेंथनिंग करना है सामूहिक सौदेबाजी को, कलेक्टिव बार्गेनिंग को। इसकी डेफिनेशन समझ में आती है ना, ईपीएफओ कार्ड्स में भी बताई है, इस वीडियो सीरीज में भी बताई है, क्विक रिवीजन सीरीज में भी बताई है, और करंट अफेयर जो लेबर लॉज, लेबर कोड वाले थे उसमें बताया है। फिर से बता दे रहा हूं, वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में हर बात जो है वो नेगोशिएशन के थ्रू होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि वर्कर अपनी बात इन पे थोपे और ये दोनों लोग बात करेंगे, दोनों लोग अपने पे प्रपोजल रखेंगे और उसको जो है नेगोशिएट करके कॉमन गोल, कॉमन जो है एग्रीमेंट, कॉमन समझौते पे आएंगे। यही है बेसिक डेफिनेशन कलेक्टिव बार्गेनिंग की। अब आपके इसको बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया। ईपीएफओ कार्ड्स मेरा वाला उठाइए और उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग की डेफिनेशन जो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, उसको एक बार रीडिंग कर लो। मान लो वहीं उसने स्टेटमेंट सीधे सीधे छाप के दे दिया जो कि करेगा वो, तो आप आराम से जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये जो डेफिनेशन है कलेक्टिव बार्गेनिंग की वो आईएलओ ने दी है। समझ में आ गई बात? ठीक, दो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आ सकते हैं, ये सब भी बताता जा रहा हूं। अब देखिए, स्ट्रेंथनिंग करनी है सामूहिक सौदेबाजी की, तो उसके लिए सोल बार्गेनिंग एजेंट बनाया गया नेगोशिएशन के लिए। ऐसा भारत में महाराष्ट्र कर चुका है। ठीक, ये सोल बार्गेनिंग एजेंट क्या है कि उसका काम ही यही है नेगोशिएट करने का, कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ा, उसको जो है ताकत को बढ़ाने के लिए सोल बार्गेनिंग एजेंट लाया गया। ऐसा महाराष्ट्र में किया गया, उन्होंने एक एजेंसी बनाई इस तरीके की। हर यूनिट और इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एडवोकेटेड where the parties involved have a full understanding। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग वहां पे जो है बताई गई, उन्होंने प्रवक्ता ने बताई, जहां पे पार्टियों को फुल अंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग जो का उपयोग किया जाने लगा। ठीक, ये हेल्प करता है टू अराइव एट द स्पीडियर सेटलमेंट। ठीक, अब जल्दी इससे जो है सेटलमेंट होने लग गया और इससे जो है निपटारा तेजी से होने लगा। ठीक, और डिस्प्यूट का और बिटवीन देम। सेकंड इशू क्या है? सेकंड इशू ये है, ये सारे जो रिपोर्ट है उनसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी बात हो रही है कि जो लॉज हैं, सेंट्रल के हैं, स्टेट के हैं, आपके लेबर मैटर से रिलेटेड, उनमें कुछ गैप्स हैं। ठीक, कई सारे गैप्स हैं। जैसे कि अभी लेबर कोड वाला मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें भी कई सारे जो है क्रिटिसिज्म, कई सारे डिबेट, कई सारे गैप्स की बात करी गई। जैसे कि उन्होंने कहा री स्किलिंग फंड होगा। ठीक, तो उसके लिए पैसा कौन देगा? अदर सोर्सेज वहां पे लिखा हुआ, अदर सोर्सेज को डिफाइन तो करो मेरे भाई। ये एक तरीके क्या हुआ लॉ में, ये एक तरीके गैप हुआ। समझ में आई बात? ठीक, तो इसके बाद क्या है, इन इंडिया लेबर फॉल। अब लेबर जो है कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची में आता है। ठीक, शेड्यूल 7 के और शेड्यूल 7 आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत आता है। ऐसे पढ़ते चलो। ठीक, कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो था उसने रिकमेंड किया था कि एक कॉमन लेबर कोड बना दो, जिसकी अभी जो है आप लोगों ने देखा है कि 4 लेबर कोड किए। नहीं देखा तो जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट ईपीएफओ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस की जो है वो मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसको फॉलो कर लो। ठीक, लेबर कोड बनाने के लिए बात करी थी नेशनल कमीशन ऑन लेबर। इसके अध्यक्ष कौन थे ये मैं पहले पूछ चुका हूं, दोबारा पूछ रहा हूं, जरूर बताइए।
उन्होंने बोला था एडॉप्शन ऑफ दिस, मतलब लेबर कॉमन लेबर कोड बनाने का रिकमेंडेशन अगर मानते हो तो ये कई ज़्यादा अच्छा होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि आज के टाइम पे भारत के कई सारे अधिनियम यानी कि लॉ जो है फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो सब नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने ये कहा था। ये इम्प्लीमेंट करो, और साथ ही साथ इसके बेनिफिट भी बताए थे। ठीक, इसके अलावा क्या इशू है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक, वर्कर मतलब डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट जो आपका नियोक्ता की तरफ से होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से, उसकी वो मैनेजमेंट उसने कर रखा है, प्रबंधन करो पूरा अपना इंडस्ट्री का, तो उसमें वर्कर भी डिसीजन मेकिंग में अगर कोई कर रही है तो उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन हो जाए, ये भी एक इशू है। इंडिया हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस वर्किंग ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन स्कीम। कई सारे वर्कर पार्टिसिपेशन स्कीम पे इंडिया में वर्क हुआ, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है। रीज़न फेलियर का जो है वो हमें ढूंढना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो 3 एक्टर हैं हमारे सिस्टम में, फिर से बताते रहो, वर्कर, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट। ठीक, नीड टू टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट, उनके जो एक्शन हैं उनको इस तरीके से अपने एक्शंस को समझना चाहिए या फिर देखना चाहिए कि भैया जो हम 3 के अलावा जो कंज्यूमर हैं या फिर जो समाज है, जो उपभोक्ता है इन जनरल, उनके भी कई सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने एक्शंस इन तीनों को लेने चाहिए, ये बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक, ओइंग टू ग्रोइंग, अब यहाँ पे क्या है, इंटरलिंकेजेस हो गए हैं बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या है, ये आपका वर्कर है, एम्प्लॉयर है, लेकिन ये एक पूरा जो एनवायरनमेंट है, इसमें समाज आता है, जिसमें उपभोक्ता आता है, और इसमें गवर्नमेंट भी आती है। तो इन सबको देखते हुए अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें करना होगा। ठीक, उनको ये इवेल्युएट करना होगा एंड डिसाइड करना होगा ऑन द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटजी दे आर गोइंग टू अडॉप्ट इन मैनेजिंग पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शन। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी रणनीति, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, इन्वायरमेंट को, उपभोक्ता को, सोसाइटी को ध्यान में रख के करो। और ये जो इन्वायरमेंट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, और इसकी वजह से जो प्रेशर भी डाला जा रहा है वेरियस ग्रुप्स पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन्वॉल्व है, और ये बहुत ही ज़्यादा वोकल भी हो चुके हैं, इंटेंस भी हो चुके हैं। अब देख रहे हो ना, कंज्यूमर जो है तुरंत जाके उठ के खड़ा हो जाता है, तुरंत लॉ सूट कर देगा, ये देखो इन्होंने गलत कर दिया है। या जो है आपका सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्री वालों के, वर्कर के ऊपर भी हो सकता है कि खड़ी हो जाए कि भैया ये की गलत कर रहे हो। तो अब काफ़ी इंटेंस होंगे लोग को, एक्चुअली अपने अधिकार का पता चल गया है जितना ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा लोग की अब आवाज़ भी बढ़ गई है, सीधी सी बात है। The strategy chosen for the attainment of the goals will have to depend on the objective values, structure available and the environment in which they operate। यहाँ पे कह रहा है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चुनी गई रणनीति को उन उद्देश्यों, मूल्यों के ढांचों और उपलब्ध वातावरण पर निर्भर रहना होगा जिनमें वो काम कर रहे हैं। मतलब वातावरण को महत्व दिया गया है यहाँ पर। ठीक, यह फ्यूचर अपना खत्म होता है, कैसे हमें आगे बढ़ना, सारी चीज बात हुई। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, जो अपना पार्ट 14 में क्या है कि रीसेंट ट्रेंड क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ये अति अति महत्वपूर्ण है। द डिमांड, समझिए, औद्योगिक संबंध प्रणाली में हालिया रुझान, द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स हैव नेसेसिटेटेड अ ग्रैंड शिफ्ट फ्रॉम द स्टेट इंटरवेंशन टू लिबरलाइजेशन। आपने देखा है एम्प्लॉयर जो नियोक्ता हैं वो क्या चाहते हैं कि भैया ज़्यादा गवर्नमेंट तुम घुसो मत हमारे कामों में, इंडस्ट्री रिलेशन में कम घुसो, लिबरलाइज कर दो, मतलब कि उदारीकरण कर दो, मार्केट में डिमांड और सप्लाई जिस हिसाब से चल रही उस हिसाब से हमें काम करने दो। और जो है ऐसा हमने देखा भी कब, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स में, इंडिया में भी। ठीक, देयर हैव बीन मैनी इमर्जिंग ट्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, रेंजिंग फ्रॉम लेबर रिफॉर्म टू जुडिशियल ट्रेंड एंड मैनेजेरियल स्ट्रेटजीज। लेबर रिफॉर्म का हमने देखा है, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, जुडिशरी ने कई सारे जो है अपने जजमेंट लिए हैं, कभी वर्कर को सपोर्ट किया है, कभी एम्प्लॉयर को सपोर्ट किया है, कभी दोनों को सपोर्ट किया है, ये भी हम लोग देखेंगे। मैनेजेरियल स्ट्रेटजीज यानी कि नियोक्ता या फिर एम्प्लॉयर जो है उसने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं कि वर्कर से कैसे निपटा जाए, गवर्नमेंट्स के लॉस को कैसे फॉलो किया जाए, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक, और यहाँ पे कहता आइए आज के औद्योगिक संबंध प्रणाली में इन सभी बदलती प्रवृत्तियों पर एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है,
पहला, लेबर रिफॉर्म्स, जो स्टेट का यानी सरकार का जो इंटरवेंशन हुआ, ठीक, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो ज्यादातर वर्क हुई किसके फेवर में? लेबर के फेवर में। तो उनको क्या मिले? सुरक्षा मिले और सामूहिक सौदेबाजी में उनकी भी स्पेस रहे। ठीक, ऐसा ना हो कि नियोक्ता जो है वो एम्प्लॉयर जो है वहीं अपनी बात मनमानी करते रहे। यहाँ पे क्या हुआ? तीसरा जो बंदा है, कौन है बंदा तीसरा? गवर्नमेंट। उसने ये कोशिश करी कि वर्कर को एक अच्छा, क्योंकि शुरुआत से देखा गया है कि पावरफुल सिचुएशन पे एम्प्लॉयर ज्यादा रहा है, तो अब जो है इस समय उठाने की क्या जरूरत थी? वर्कर को। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे कहता था इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर डिजाइन टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एक्शन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल एंड प्रोवाइडिंग जुडिशियल सोल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि पॉलिसी इस तरीके की इंडस्ट्रियल औद्योगिक नीतियां ऐसी बनाई गई कि वो विनियमित कर सके सरकार किसके एक्शन को? लेबर के। कैपिटल यहाँ पे जब बोला जाए तो समझ लो कि एम्प्लॉयर से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक, एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, मशीनीकरण जो लगा रहे हैं जिनके पास पैसा है वाली बात है। ठीक है, प्रोवाइड, और बहुत जगह जुडिशियल सोल्यूशन भी दिए गए। जुडिशियल जैसे लेबर कोर्ट्स हो गए, कई सारे ट्रिब्यूनल्स की बात हो रही है, ये गवर्नमेंट ने दिए है ना, जब भी कभी डिस्प्यूट हुआ है तो यही चीज यहाँ बता रहा है। नाउ विद द प्रोडक्ट मार्केट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब प्रोडक्ट मार्केट कुछ नहीं है अपना, आपका गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे दिया जा रहा है, ठीक, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, वो वाली मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट है जहां पे आपका जो मशीनीकरण या फिर मनी, अब आजकल आपने देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं। इनका जो है ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से मनी और जो है ये जो आपका पैसा है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। इंडिया में भी यूएस की कंपनी काम कर रही है, इंडिया की यूएस में काम कर रही है, यूएस की इंडिया में काम कर रही है। तो कैपिटल रिफॉर्म तो काफी हो गया है। और प्रोडक्ट रिफॉर्म में बस ये है कि इतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा नहीं हुआ है कि बढ़ के एकदम से उधर हो जाए। तो ये सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक, इसकी वजह से क्या है? बार्गेनिंग पावर, यहाँ पे बार्गेनिंग पावर जो है कैपिटल यानी कि आपका एम्प्लॉयर्स की बड़ी है लेबर के जो है कंपैरिजन में। और कैपिटल हैज बिकम मोर मोबाइल, वही वाली बात है, मोर मोबाइल एंड लेस रेगुलेटेड। ठीक, आपका देखो ना वोडाफोन वाला केस चल रहा है, आके उसने क्या किया? भारत में दरवाजे खोले, आ जाओ भैया, आप विदेशी कंपनी आ जाओ हमारे यहाँ काम करो। इसने जो है हच वाले को खरीद लिया, एक केमन आइलैंड जो है भारत के बाहर ही जो है इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में पैसा कमा रही, सारा हज का यहाँ पे है, दुकानें सब हज की यहाँ खुली हुई, हज का कुत्ता यहाँ टहल रहा है। ठीक, लेकिन वोडाफोन कंपनी ने क्या किया? केमन आइलैंड जो कि यूएसए के कैरेबियन वाले उसमें अटलांटिक ओशन में एक जगह है, वहां पे जाके बैठ के हज वाली कंपनी पूरा एक्वायर कर लिया, इंडिया कुछ बताया नहीं। तो कितना लेस रेगुलेटेड हुआ है ना। तो वही इसी पे तो विवाद चल रहा है। अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले सुना भी होगा कि इंडिया जो है आर्बिट्रेशन चाहता और टैक्स जो है जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा के लड़ रहा है केस कि भैया पैसा दो, ये तुम थोड़ी ना ऐसे कहीं से भी जाके इंडिया के बाहर काम यहाँ से करो, जेबें हमारी खाली करो, और तुम सरकार को पूछोगे भी नहीं कोई एक्विजिशन या कुछ ऐसा कर रहे हो। तो ये सारी बात है। तो कैपिटल को थोड़ा फायदा हुआ है प्रोडक्ट मार्केट के परिप्रेक्ष्य में के कंपैरिजन में। ठीक, अब देखो, वाइल द प्रोडक्ट मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में गो अननोटिस। अब ये जो रिफॉर्म इनमें किए गए वो हो सकता है उस पर आपका इतना ध्यान भी ना दिया जाए, लेकिन ज्यादातर लोगों का लेबर रिफॉर्म पे तो जाता है। अब देखो ना कितना हो हल्ला मच रहा है कि आपका जो 4 लेबर कोड आए हैं, मुझे भी वीडियो उस पर बनाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड में है, एग्जाम में आएगा जरूर, तो इस पर नोटिस हम लोग कर रहे हो। क्योंकि और इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे जो है हमारा राजनीतिक और आर्थिक यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन पूरे देश का जो है इस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, कहीं ना कहीं है इससे रिलेटेड। ठीक, ज्यादा किससे कंपैरिजन में? प्रोडक्ट मार्केट और कैपिटल मार्केट में। ठीक, लेबर रिफॉर्म जो है ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर डालता है गवर्नमेंट पे, और ये इंश्योर करता है कि जो बहुत सारे मतलब मिलियन लाखों जो वर्कर्स हैं उनका कल्याण हो सके, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि 10 से ज्यादा जहां पे लोग काम कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं और रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत वाला एंटरप्राइज या फिर इंडस्ट्री, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। द इकोनॉमिक प्रेशर डू रिस्ट्रेन सर्टेन वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। अब आर्थिक जो है कई सारे मतलब एम्प्लॉयर जो है उसके पास ये कहता है भैया हमारे पास पैसे से नहीं है इतना, शुरुआत में थोड़ा कर लेते, तो वेलफेयर स्कीम कहीं कहीं पे
थोड़ा सा उनके ऊपर आर्थिक दबाव भी रहता है, ये वाली बात है। तो इन सब को देखते हुए क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सॉफ्ट लेबर रिफॉर्म्स भी किए हैं, ठीक, सॉफ्ट लेबर रिफॉर्म किए हैं। जैसे आपका डिस इन्वेस्टिंग इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, क्या है कि गवर्नमेंट की, जैसे अभी आपको बताएं रिसेंट एग्जांपल, बीपीसीएल क्या है, गवर्नमेंट की इंटरप्राइज है, ठीक, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है आपकी बीपीसीएल। अब इसको जो है इसमें विनिवेश कर रहे हैं, मतलब कि अपने स्टेक्स कम कर रहे हैं। मान लीजिए पहले 75 थे, पहले मान लीजिए 100% थे, गवर्नमेंट की कंपनी थी ये, ठीक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी। उससे फिर क्या किया इन्होंने, विनिवेश कर दिया, अपना निवेश थोड़ा सा निकाल लिया कि भैया 10% बेच दे रहा हूं मैं, प्राइवेटाइज कर दे रहा हूं, और 90% अभी भी गवर्नमेंट का। तो इसको क्या है, ये आपका विनिवेश में आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट में आएगा। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है दुनिया। आप दुनिया में आइसोलेट रह के नहीं रह सकते, सब कुछ आपसे जरूर आके टकराएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे निजीकरण कब होता है, जब 100 में से हम अपना स्टेक जो है 49% कर लेते, हम मतलब गवर्नमेंट, और 51% बाकियों के पास चला जाता। तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर कौन हो गया, बाकी लोग हो गए, गवर्नमेंट 49 पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं होते। अगर प्राइवेट के पास चला जाता है 51%, तो ये प्राइवेटाइजेशन होता है। जैसा कि ये एक बार हुआ ये केस, क्या नाम है उसका, वेदांता वाला केस है। और इसमें क्या था, भारत ने अपनी बाल्को जो कंपनी थी, ये आपकी भारत एल्युमिनियम कंपनी वाली थी, इसमें से अपने पूरे स्टेक्स बेच के और वेदांता जो कंपनी है उसको मतलब प्राइवेटाइज कर दिया था। तो ये विनिवेश में नहीं आएगा, ये प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसोर्टेड टू सॉफ्ट लेबर रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो लोग प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या है, लिबरलाइजिंग लेबर इंस्पेक्शन आसान कर देना है। ट्रेड यूनियन लॉज को अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर रहे हो प्रोविडेंट फंड्स पे, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड्स पे भी कुछ इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है। जैसे कि एम्प्लॉयर से कह दिया कि भाई अच्छा चलो पहले तुम 15 देते, अब 12 ही दे देना, समझ रहे हो। और कई सारे विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हैं उनमें इकाइयों को, यानी कि कई सारे जो यूनिट्स हैं उनको विशेष रियायतें दी जा रही हैं कि भैया तुमको 5 साल तक जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, टैक्स हॉलीडेज। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं ना, नहीं पढ़े तो यहां सीख लो, ठीक, कुछ जात हो ही ना रहा है, नंबर ही आएंगे। डिफरेंट इंस्पेक्शन अथॉरिटीज फॉर यूनिट्स, इंस्पेक्टर अथॉरिटीज अलग अलग यूनिट के लिए जो एसईजेड में काम कर रहे हैं। एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक, किसी कंट्री के अंतर्गत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं और इनका मेन मकसद होता है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ठीक। और यहां से कोई भी सामान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से कोई भी भारत के अंदर भी मान लो अगर यहां से कुछ हो रहा है, कोई इसको कंज्यूम कर रहा है, तो ये एक्सपोर्ट की तरह ही माना जाएगा। तो बेहतर क्या है कि इनको एक तो पोर्ट्स यानी कि कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में बनाओ, और साथ ही साथ इनका जो भी है वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो एक्सपोर्ट हो। भारत में क्या कमी रह गई एसईजेड से कि हम सर्विसेज में यानी कि आईटी प्रोडक्ट वाले में तो अभी बहुत आगे बढ़ गए सर्विसेज ये एसईजेड में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले में पीछे रह गए। और यही चीज जो है हमारे यहाँ बेरोजगारी को बढ़ाती भी है, ठीक। चाइना से पहले हम लोगों ने चालू कर दिया था एसईजेड बनाना। पहले क्या बोलते थे इसको, एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन कांडला, यानी कि आज का जो गुजरात का है वहां बनाया था हमने, और चाइना से पहले बनाया था, बट हम इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह जाते हैं। यही वाली बात है, हम जो है कोर्स लेंगे, हम जो है ईपीएफओ का फॉर्म भरेंगे, लेकिन फिर पढ़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हो ना, मुझे मालूम है क्यों, क्योंकि मैं आपको जो इस तरीके से जो भी पेड ग्रुप में हो आपको मजबूर कर दूंगा कि पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या, सिंप्लीफाई प्रोसीजर विद द रेस्पेक्ट टू एनुअल रिटर्न्स, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड सो ऑन, ठीक। इसके बाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कई सारे डिक्लेयरिंग एसईजेड यूनिट जो है, कई सारी जो एसईजेड में है उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की तरह बना दें ताकि वहां पे स्ट्राइक्स ना हो पाए। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। एसेंशियल सर्विसेज कौन सी हैं, कोविड-19 में आप लोग ने देखा है भली बात ही, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि खाने पीने की चीजें, ठीक। इनमें जो लोग काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में जो हैं वो उनको जो है वो स्ट्राइक करने का और ये सब नहीं होता है अधिकार।
समझ में आया ना? बहुत प्यार से समझा रहा हूं। जुडिशियल ट्रेंड समझ लो। अब क्या था, पहले एरा था हमारा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, वितरणात्मक न्याय होना चाहिए, और भेदभावपूर्ण न्याय मतलब कि ऐसा करो कि वर्कर्स के ही पक्ष में कर दो या फिर एम्प्लॉय के ही पक्ष में कर दो, मतलब भेदभाव करो एक तरीके से जरूरत के अनुसार, कि ये लोग, इनको दबाया जा रहा तो इनकी मदद करो वर्कर्स को। ठीक, तो वेयर द जुडिशरी वाज बिजी इन गिविंग मैनी लैंडमार्क जजमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, अब वर्कर्स के पक्ष में थी पहले। अब क्या है, द ट्रेंड हैज रिवर्स, अब चेंज हो गया है। अब जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो गया, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो चुका है, तो अब इंडस्ट्री ये चाहती है, अब जब इंडस्ट्री को भी ये पता है, और इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन है, वर्कर भी एम्प्लॉयर है दोनों, कि उनको अब मल्टीनेशनल से कंपीट करना है। बीएसएनएल का हाल देख रहे हो ना, क्या हो गया है, वोडाफोन, जियो, आपका एयरटेल के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। अब इसमें अगर बीएसएनएल का, क्यों, क्योंकि उनके पास जो एम्प्लॉय, अब देखो इसमें कोई बीएसएनएल वाला हो तो ज्यादा बिल्कुल भी नाराज ना होना, लेकिन एक चीज बता दूं, इन लोग को ये मालूम था कि कभी भी हम निकाले नहीं जाएंगे, काम करो चाहे ना करो। तो क्या था, वर्कर के ज्यादा प्रो रहे पहले से हम लोग, तो मल्टीनेशनल के सामने घुटने टेक रहे हैं। अब बस ये है कि गवर्नमेंट देखो किसी दिन जब उनका वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप देखो, अगर एक चीज आप लोग को ऐसे भी समझना चाहिए, आप बीएसएनएल को जो है निकालने नहीं दे रहे हो, लेकिन बाकी लोग को ये चीज समझनी चाहिए कि आपके टैक्स से के पैसों से ही तो इनको नौकरियां बचा रखी गई हैं, और गवर्नमेंट हम ही से तो टैक्सेशन वसूलेगी। इनको आपकी जेब से, आपको लग रहा है यार एक चलो काम करने दो, घाटे में जा रही है तो हम क्या करें, लेकिन ये आपके टैक्स के पैसों से जा रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स भी जो जाता है, जो आपका जो है बिस्किट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे जब आप कंज्यूम करते हो तो जो लगता है, वो टैक्स भी इसी में जा रहा है। अगर ये सब जो इनएफिशिएंट लोग हैं, जो अगर काम करने लग जाएं वाकई में, ठीक, वाकई में काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको निकाली दो, लेकिन अगर काम करने लग जाएं तो ये सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये भी आपके कम हो सकते हैं। भाई जीएसटी आया, लेकिन जीएसटी में कई सारे स्लैब्स क्यों बनाए पड़े? अरे एक स्लैब बनाते 5% का, लेकिन नहीं बन पा रहा है, आपकी जेबों से पैसा जा रहा है, लेकिन आपको, क्योंकि दूर की चीज ना दिखवा, कोई दिखाना चाहता है ना आप देखना चाहते हो। ठीक, मैं यहां बता रहा हूं तो मेरी कंप्लेन मत करना। इसके बाद क्या है, जुडिशरी ने भी रियलाइज किया यही चीज, और फिर उन्होंने लेबर ट्रेड यूनियन को ये बताया कि भैया ये बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है, इस तरीके से काम हम करेंगे तो ठीक नहीं है, और उन्होंने फिर रियलिस्टिक स्टैंड लिया। ठीक है, रियलिस्टिक स्टैंड मतलब ये होता है कि भैया अधिक यथार्थवादी रुख अपनाया, कि भैया जो सही है वास्तविकता, उससे हम डिसीजन लेते हैं। और उन्होंने एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स, रियलिस्टिक स्टैंड ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू इंडस्ट्रीज कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म, अब जो भी यथार्थ वाले जो उन्होंने डिसीजन लिए, अपने किसको ध्यान में रखते हुए, सामाजिक नॉर्म्स और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को रखते हुए। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने जजमेंट दिया कि जो भी फैक्ट्री पोल्यूशन फैला रही है ताजमहल के आसपास, उनको बंद करो या फिर शिफ्ट करो। आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, ताज ट्रेपीजियम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ताज ट्रेपीजियम, ये जो है यहाँ पे पोल्यूशन ऐसा बनाया गया, जैसे ताजमहल है तो उसके पास में ऐसे करके बनाया गया कि इस एरिया में कोई भी पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्री उनको बंद कर दो या फिर उनको शिफ्ट कर दो। ठीक, इस पे कई लोग ने जो है, वर्कर्स ने बोला भी और जो है स्ट्रांगली अपोज भी किया, लेकिन जजमेंट जो है उन्होंने ऐसे नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो होना है, जो सही है वही सही है, वो करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है बाल्को का केस में, जब जो आपका भारत एल्युमिनियम कंपनी जो थी उसको वेदांता को बेच दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, तब भी बहुत हो हल्ला मचा कि अरे हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारा ये चला जाएगा, हमारा वो चला जाएगा, वर्कर्स ने बहुत कहा। ठीक, तो तब भी जो है गवर्नमेंट कोर्ट ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट आप करते रहो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जो हालत हुई है ना, उसके भी जिम्मेदार आप ही लोग हो। क्यों? जब देखो तब स्ट्राइक, ये बढ़ा दो वो बढ़ा दो, काम करना नहीं, खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। ठीक, तो मतलब मेरा ये कहने का है कि जो बुद्धा जी भी जो कहते थे कि मॉडरेशन होना चाहिए काम में, कहीं पे भी एक्सट्रीमिटी हो गई, आप मतलब वर्कर के ही पक्ष में पहुंच गई पूरी चीज, वो भी गलत है। आप जो है एम्प्लॉयर के पक्ष में पूरी चीज हो रही, वो भी गलत है। ठीक, तो जब ऐसा कभी हो जाए, किसी एक तरफ एक्सट्रीमिटी की तरफ बढ़ रही हो, तो उसको बीच में लाने का काम कौन है, कौन करेगा? कोर्ट यहाँ पे कर रहा है, कहीं और पे कोई और भी कर सकता है। ठीक,
तो ये वाली चीजें प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्रोटेस्ट होता रहा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ जुडिशियल जजमेंट इन विच एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स हैव बीन हैप्पी और अनहैप्पी, ऐसे कई सारे जजमेंट लिए गए, कहीं पे वर्क कर्मचारी खुश हुआ, कहीं पे नियोक्ता खुश हुआ। ठीक है, अब ऐसे जजमेंट कोर्ट के जहां पे नियोक्ता या फिर एम्प्लॉयर खुश हो गया, वो क्या था कि उन्होंने कहा कि भैया जो हड़ताल है ये मौलिक अधिकार नहीं है भाई साहब, फंडामेंटल राइट नहीं, जब देखो धरने बैठे हुए हो, ठीक है, समझे, उठो काम करो। रूलिंग दैट द स्ट्राइक हैज नॉट ओनली टू बी लीगल बट ऑल्सो, अब यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि आप लीगल है, जैसे हमारे यहाँ ऐसा तो ना कि स्ट्राइक करना कोई इलीगल चीज है, लेकिन ये जस्टिफाई भी तो होना चाहिए। बिना मन के बस आके बैठ गए धरने पे कि अब नहीं काम करे भाई, हमारी ये मांगे बस बस ये नहीं पूरी करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मांगे तो जस्टिफाई रखो ना, ये वाली बात है। द एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ नो वर्क ऑन पे इन द केस ऑफ स्ट्राइक्स एंड फॉर दोज हु डू यूनियन वर्क एज अगेंस्ट कंपनी वर्क, तो इन सबसे जो है एम्प्लॉयर को खुशी, मतलब हैप्पी हो गए, कुछ जजमेंट जो है वो उन्होंने स्ट्राइक को रोका, जस्टिफाइड स्ट्राइक होनी चीज की बात करी गई, कई सारे जो यूनियन का वर्क था उसको उन्होंने जो है सही किया, ठीक, कंपनी वर्क में लगाने की बात कही गई, और कई जगह फाइन भी लगाया ट्रेड यूनियन लीडर्स पे कि वो भैया ये आर्सन यानी कि नुकसान पहुंचाने में कंपनी संपत्ति को और इन सब में लगे हुए नेताओं की भी खबर ली गई, ठीक। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया प्रोटेस्ट पे, डिमॉन्स्ट्रेशन पे, पॉलिटिकल बंद पे, इन सब पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गवर्नमेंट कोर्ट ने। इसी साथ साथ कई सारे केसेस जो एक्सीडेंट के थे बस और लॉरी के, वहां पे क्या हुआ कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो ये नहीं कि आप एम्प्लॉयर के ऊपर चढ़ जाओ कि अरे तुम ही दोगे कंपनसेशन, उन्होंने इसकी रिकवर कहां से किया, ड्राइवर्स पे, क्योंकि उनकी गलती से हो रहा, दारू पी के चला रहे हैं, समझ रहे हो। तो अब इसमें दारू पी के चढ़ा रहे, बाकी वर्कर जो है एम्प्लॉयर पे चढ़े जा रहे हैं कि यार ये तो तुम पैसा दो, ये क्यों देगा भाई, ये इसको आप नहीं रोक पाए थे बस में बैठते समय, तुम क्यों चढ़े, तुम आपकी खुद की जिम्मेदारी अपनी जान की भी होनी चाहिए, ये वाली बात है, ठीक। कई सारे जजमेंट जहां पे कर्मचारी खुश हो गए, वो कौन से थे कि स्ट्राइकिंग ऑफ द contents of service condition and standing orders in matters like treating unauthorized absence for over a week as amendment of employment। ऐसे कई सारे स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने आपको लोग को बताया भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कि भाई ये कंडीशन और वो सारी चीज़ें जो भी हैं उनको निर्धारित करता है। 300 से ज़्यादा जहाँ पे होंगे किसी इंटरप्राइज में, वहाँ पे बताना पड़ता है नियोक्ता को। अब उसमें जो है कई सारी कंडीशन इधर उधर की थी फालतू की जो अनजस्टिफाइड थी, उनको जजमेंट ने खत्म कर दिया। इसमें से एक यहाँ बताई गई कि भैया अनऑथराइज्ड अगर एब्सेंस है 1 हफ्ते ज़्यादा तो वो जो है एम्प्लॉयमेंट से उनको निकाल देते थे, ठीक है ना। नौकरी छोड़ना करार देना जैसे कि मामलों में स्थायी आदेश दिया किसने, कोर्ट ने दिया। और इसके अलावा ये था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात इंट्रोड्यूस करी गई। रिक्वायरमेंट ऑफ ए नोटिस, अगर एम्प्लॉयर ये वीआरएस ला रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले नोटिस लाओ कि हम चेंज करने वाले हैं, ऐसे नहीं। बिकॉज वर्क डन बाय मोर पीपल विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू डन बाय द फिर। अब ये एम्प्लॉयर ये इसलिए लाता था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस स्कीम के अंतर्गत जो है 10 की जगह 4 से काम करवा ले रहे हैं, ठीक। तो ये चीज अगर ला रहे हो चेंज तो पहले बताओ, ये वाली बात है। अब इसके बाद क्या है कि रेगुलराइजेशन ऑफ अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स थे, ठीक, उनको एम्प्लॉयर चाहता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कभी भी रखो, कम पैसे में रखो, कभी भी निकाल दो। तो अब इसको हटा के इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले सिस्टम को एबॉलिश करने में भी कई जगह कोर्ट ने मदद करी, ठीक है। ऑर्गेनाइज लेबर की बात करी, ये अच्छी बात है, इससे कर्मचारी खुश हुए। कई जगह रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि दैट द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक, इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड आर्बिट्रेरली। आप किसी की सर्विस कर्मचारी की बिना बात के और फिजूल उसमें नहीं मतलब उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। आपको नोटिस देना पड़ेगा 1 और 3 मंथ्स का, या फिर पे देनी पड़ेगी इन ल्यू ऑफ द नोटिस, ठीक। नोटिस दो तब निकाल लो, ऐसे थोड़ी ना, मतलब कोई मतलब कमोडिटी थोड़ी ना, जब चाहे तो यूज किया, तब चाहे तो फेंक दिया। और एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जरा बता सकते हैं, ठीक। तीसरी चीज जो है यहाँ पे ट्रेड यूनियन का नेक्सेस, यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं ट्रेंडिंग क्या चल रहे हैं आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में एग्जाम्पल के साथ में एकदम। अब देखिए जो बार्गेनिंग पावर है ट्रेड यूनियंस की, अब वो वीक हो गई है, ठीक। इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में कंसर्न विद द ट्रेड यूनियंस मैनेजमेंट एंड
गवर्नमेंट में देखा जाए तो वीक हो गई है आपका, ठीक। बट नाउ, पहले वीक थी लेकिन अब कंज्यूमर एंड कम्युनिटीज आर पार्ट ऑफ द डायनेमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ट्रेड यूनियन की जो बार्गेनिंग पावर थी वो पहले से अब वीक हो गई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो है, जो कंज्यूमर है, जो कम्युनिटी, जो सोसाइटी है, वो भी अब डायनेमिक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के पार्ट बन गए। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि बताइए डायनेमिक इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हों, वहाँ पे कंज्यूमर, उपभोक्ता, कम्युनिटी जो है, आपका समुदाय या फिर सोसाइटी लिखा हो तो इनको भी इंक्लूड कर लेना आप, ठीक। इनके भी आने से ट्रेड यूनियन की जो है स्थिति कमजोर हुई है। When the right of consumer and community are affected, the right of workers and trade unions and even manager employers get पे backseat। अब जब भी कंज्यूमर और कम्युनिटी वालों से के जो है राइट्स, अधिकारों का हनन होता है या फिर कुछ भी उनको इफेक्ट होता है, तो वह चाहे वर्कर हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे यूनियन हो, सब लोग जो है पीछे हट जाते हैं। और ये हमने देखा गया है कि जो बैन ऑन बंद एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोटेस्ट और धरना, इन सब पे, ठीक, इन पे बैन लगा दिया गया है, धरना इन सब के देने पे। भैया क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं को, कहते हैं ना कि पब्लिक को जो है, आम जनता को नहीं अब होना चाहिए परेशानी। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी इधर काफी, लेकिन क्या रिलेट नहीं करते हो आप? इंटरलिंक करके पढ़ो। कोई भी चीज आउट ऑफ द वे तो हो नहीं रही है, सब आपके सामने है, आपको जोड़ना है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, ठीक। तो अब ये प्रोटेस्ट सब बैन इन पे भी लगाया जाए कि आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ अब क्या हो रहा है? ट्रेड यूनियन कैन सी देयर फ्यूचर बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स विद द इंटरेस्ट ऑफ द वेडर। अब ट्रेड यूनियन के पास यही एक चाह रहा है कि भैया जो सोसाइटी है, उनके जो है, या तो उनको साथ में जोड़ लो कि देखो तुमको दिक्कत हो रही है और हम इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ या फिर वर्क एम्प्लॉयर के खिलाफ, ठीक। ट्रेड यूनियन इस तरीके से बात करती है। पहले क्या है कि जाती थी, जब भी जाती थी तब जो है कभी कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ भी कर दिया, ऐसा अब नहीं होता है। अब यूनियंस हैव टू मेक अलायंस, अब वो अलायंस बनाते हैं सोसाइटी, कंज्यूमर, कम्युनिटी के साथ में, और ताकि जो है, अदरवाइज अगर नहीं मिलाते तो उनकी जो पोजीशन है वो क्षतिपूर्ण होती है, ठीक। इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट वाले जो सेक्टर हैं उसमें वर्कफोर्स इज श्रिंकिंग ड्यू टू द नॉन फिलिंग ऑफ रेगुलर पोस्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वीआरएस। गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कफोर्स जो है कम होता जा रहा है। अब आपने आजकल भी देखा होगा कि जो भर्तियां भी निकलनी वो भी कम होती जा रही है, धीरे धीरे नीचे जा रही हैं, ठीक। क्यों? प्राइवेटाइजेशन भी हो रही है और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा निजीकरण की तरफ ज्यादा विश्वास दिखा रही है, ठीक। तो गवर्नमेंट जो है अब ये वीआरएस की वजह से, रेगुलर पोस्ट कम होने की वजह से हो रहा है। अब जो नया एम्प्लॉयमेंट आ रहा है और ज़्यादातर ऑर्गेनाइज पब्लिक सेक्टर्स में, वो भी कम हो रहा है। और जहां तक, ये तो पब्लिक सेक्टर की बात हो गई, अब ट्रेड यूनियन के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, समझना। वहीं प्राइवेट सेक्टर में देखा तो जाए तो ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो किसमें है? सॉफ्टवेयर वाली कंपनी, आईटी, इन सब में। इसमें नए लोग हैं, यंग लोग हैं और जो है फीमेल वर्कर्स हैं, वो ज्यादातर ट्रेड यूनियन की सुनते ही नहीं है। वो जानते हैं ये सब अपना जो है लीडर्स अपने चलाते हैं, इनसे दूर रहते हैं वो लोग। तो अब ट्रेड यूनियंस हैव बिकम क्वाइट डिफेंसिव। अब उनको पता है ज्यादा एग्रेसिव वो काम करने की जरूरत नहीं, थोड़ा पीछे रह के उनको साथ में ले लो, तब कोई बात उठाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा, तुमसे जुड़ेंगे नहीं। अब रेडिकल शिफ्ट हो गया है, अब स्ट्राइक की जगह लॉ सूट होते हैं। अब हाइयर डिमांड करना वेजेस की जगह जो है इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन की बात होती है, ठीक। अब जो है प्रेशर इस पे डालती है ट्रेड यूनियन की मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं उन्हीं को ही लगातार चलाते रहो, और क्लेम्स ऑफ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एग्रीड वेजेस एंड एमिनिटीज, इनका भी मेंटेन करते रहो। जो वेजेस हैं, एमिनिटीज दी जा रही, भैया इन्हीं चलाते रहो, बस हम कुछ नहीं मांगेंगे। ट्रेड यूनियन अब ये इसकी स्थिति है, ठीक। अगले उस पे आ जाते हैं सामूहिक सौदेबाजी पे। औद्योगिक संबंध में सामूहिक सौदेबाजी जो है वो नियम बनाने के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र में से एक है, जो दोनों नियोक्ताओं के साथ साथ श्रमिकों के लिए भी स्वीकार्य है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, और रूल मेकिंग जो है बनाने के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कह रहा है। अब इसके अंतर्गत जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं, उभरते रुझान क्या आ रहे हैं। लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो श्रिंक हो रहा है दिन ब दिन। इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट वाली इंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने वहां पे जो है बजटरी सपोर्ट भी कम कर दिया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए कोई नेगोशिएशन हो रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन आप ला रहे हो, कोई भी चीजें हैं, उनके लिए ऊपर जो भी खर्चा वर्चा आता था
तो पहले बजट में उनके लिए पैसा दिया जाता था, अब क्या कर रहे हैं कि यार उसमें अब धीरे धीरे कम दे रहे हैं। मान लीजिए पहले 100 रुपए देते थे, अब 40-50 रुपए ही दे रहे हैं, ये वाली बात है। ठीक, इसके अलावा जो है आपका गवर्नमेंट प्रेफर करता है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट एंड ब्रिंग्स टू लिंक पे विद परफॉर्मेंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कहता है भैया लॉन्ग टर्म सेटलमेंट रखो, परफॉर्म करोगे तो पैसा मिलेगा। ठीक, चाहे ये वर्कर्स के लिए बात हो रही है या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए, जैसे कि कौन से इंडियन ऑयल, ठीक, ओएनजीसी। समझ रही सारी बात है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस में क्या है, देयर हैज बीन डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। अब जैसे कि आपने देखा हो मुंबई में बैठ के ज्यादातर पहले इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, अब इन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि मान लीजिए एक कंपनी टाटा है या कोई भी मारुति का है, मारुति है, तो मारुति में ये नहीं होगा कि सेंट्रल से ही सब सारे काम यहीं से ही, जहाँ पे गुड़गांव बैठे हो तो यहीं से काम हो। पता चला उनका जो है तमिलनाडु में कोई वो चल रही इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो चेन्नई में है, तो ये नहीं कि सारे डिसीजन यहीं से दिल्ली वाले गुड़गांव से ही हो, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कर दो, ये लोग अपना देखें। ठीक, तुम अपना देखो हम अपना देखें वाला जो वैसे इन्होंने कर दिया। प्राइवेट में भी डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है, विकेंद्रीकरण हो चुका है। इंटरप्राइज पे जो लोग हैं अपने अब काम कर रहे हैं, वहां पे बार्गेनिंग हो रही है और वहीं पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग पे अब मतलब ये कम हो गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गए, वो ट्रेंड बताया जा रहा है पे। पहले यहाँ पे लोग ट्रेड यूनियन और ये सब लोग यहाँ पे बात कर लेते थे, अब उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, अब अलग अलग जगह पे कर दो। यहाँ पे ये अगर कुछ इन लोग ने, ये लोग ट्रेड यूनियन जीत गए, मान लो अपनी बात इन्होंने करा ली, तो जो है सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वो अच्छा है तो भी सही, अगर गलत है तो बहुत ही गलत है। तो ऐसा है कि नीचे कर दो विकेंद्रीकरण, तो मान लो इसमें कोई गलत डिसीजन हो गया तो हमारे पास ऐसा ना हो कि सब पे इम्पैक्ट पड़े, ये सब लोग इससे जो है आइसोलेट रहे और इसको फिर सुधार कर लिया जाए। ये सारी चीजें लॉजिकल हैं। द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव the managerial objective to be expected the managerial objective expected to be achieved through collective bargaining have shown dominance in terms of reduction in labor cost, increased productivity, increased work time, reduction। मैनेजर मतलब नियोक्ताओं को थोड़ा सा जो है इन यहाँ पे थोड़ा सा बल मिला है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, और उन्होंने डोमिनेंस अपना दिखाया है किस तरीके से लेबर कॉस्ट कम कर दो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, वर्क टाइम, रिडक्शन इन रेगुलर स्टाफ वीआरएस के थ्रू, कि मतलब कई लोग को जो है वीआरएस करा दो, कि अगर उनको देखो निकालने की जगह क्या इन्होंने सोचा, जैसे मान लीजिए इन लोगों को 4 लोग को निकालना है, ठीक, तो उन्होंने कह दिया तुम खुद ही जो है वीआरएस ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, ताकि तुम्हारा जो है प्रोफाइल ना खराब हो जाए। ठीक, इस तरीके से स्ट्रेस ऑन हाई क्वालिटी, तो मैनेजर को थोड़ा सा इसमें फायदा हुआ है। ठीक, उनका जो है ज्यादा डोमिनेंस हो गई कलेक्टिव बार्गेनिंग में, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने भी शो किया है अपना कॉपरेशन ज्यादातर क्राइसिस सिचुएशन में, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर एनवायरनमेंट की वजह से हो गए हों, उपभोक्ताओं की वजह से, कंज्यूमर की वजह से और सोसाइटी की वजह से। दे डू एग्री ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्क मेजर्स, जैसे कि फ्लेक्सी वर्किंग, कभी भी कोई आए जाए, ठीक, बस काम करो, 9 घंटे आना है 24 घंटे में से, वर्क प्रैक्टिस चेंज करो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाओ, कंप्यूटर हाँ ले आओ भाई। पहले क्या होता था 19 पहले जब कंप्यूटर आया तो लोग कंप्यूटर को अपना नौकरी दुश्मन मानते थे, तोड़ के सब तोड़ देते थे कि अरे ये इसने मेरी नौकरी ले ली भाई। था भी मतलब कि एक आदमी का काम 4 आदमी जो काम कर रहे थे उसके कंप्यूटर रख दिया गया, 4 आदमी खत्म उनकी नौकरी। ट्रेड यूनियन हैव कोऑपरेटेड इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द। ट्रेड यूनियन मतलब काफी कोऑपरेटिव हो गए हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, और जो वित्तीय जो प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की उसमें भी अपना जो है योगदान दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए जो ट्रेंड है उसमें हम समझेंगे कि श्रमिक और मैनेजमेंट के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक, वर्कर और एम्प्लॉयर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। द ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंज, अब वैश्वीकरण की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं लेबर मार्केट में और इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में। अब देखिए इसमें क्या है कि दोनों ही एक्टर्स, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, वो अब एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं, ताकि गवर्नमेंट एक कंक्रीट एक्शंस लें अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। मतलब वर्कर अपने इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है, एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है। ठीक, गवर्नमेंट भी भैया उसने रेस्पॉन्ड करना तो पड़ेगा। ठीक, आपका जो है रेस्पॉन्ड किया टू प्रोटेक्ट द डोमिनेंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट।
ठीक, अगर गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट वाली है, कैपिटलिस्ट वाली है, ठीक, साम्यवादी है कि पूंजीवादी है कि मिक्स्ड है, सोशलिस्ट है, उस हिसाब से उसने जो है लेबर रिफॉर्म्स लाए। ठीक, लेबर रिफॉर्म्स का मतलब ये नहीं होता सिर्फ लेबर से संबंधित है, एम्प्लॉयर से भी होती है, ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि इम्पैक्ट आगे इस पे, क्योंकि ये दोनों एंटिटीज जो है आपका इंटरडिपेंडेंट है, तो कुछ इस पे चेंजेस करेंगे तो इन पे भी तो होगा। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्ट्रेटजीज दैट सॉट टू प्लेकेट। अब इन्होंने ये है कि इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जिससे इन्होंने शांत किया कैपिटल यानी कि उपभोक्ता आपका एम्प्लॉयर को। और ऐसा भी देख सोचा, ऐसा भी मतलब स्ट्रेटजी रणनीति में था कि जो लेबर है उसको भी ज्यादा फंडामेंटल उनके इंटरेस्ट बने ना, उनको भी ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक, गवर्नमेंट भी तो बहुत चालाक है ना, उसने भी ऐसी रणनीति करी। अच्छा ठीक है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो रोल है गवर्नमेंट का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सबको खुश करना हर समय हर जगह पे ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये समझ लेना। ठीक, आप सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश रखना पहली बात, ठीक, 1 2 3 4 जितने लोग हैं अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे आप कर ही नहीं सकते, तो ऐसा करो ही मत। जो जरूरी है, जिस समय जरूरी है उसको वहां पे कर लो। तो यही काम गवर्नमेंट के लिए भी काफी कॉम्प्लेक्स है। तो वाइल सॉल्विंग द लेबर मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट को एंड कैन नॉट बी फिटेड क्लियरली एज फेवरिंग आइदर। और ये भी नहीं होना चाहिए कि दिखाए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कि ये कैपिटल को यानी कि नियोक्ताओं को फेवर कर रहा है या फिर लेबर को फेवर कर रहा है। ठीक, however the conducive and peaceful industrial environment supported the employers to introduce supported the employers to introductive both hard to introduce होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, introduce both hard and soft measures। जो कंड्यूसिव पीसफुल एनवायरनमेंट जब इंडस्ट्रीज में रहता है तो नियोक्ता जो है वो अपना हार्ड और सॉफ्ट मेजर्स लाते हैं। हार्ड मेजर्स क्या है, लॉकआउट, तालाबंदी कर दो। ठीक, तालाबंदी हो गया, आपका क्लोजर कर दो, एंटी यूनियन मेजर्स ले लो। सॉफ्ट मेजर्स क्या है कि आइडलनेस पे दे दो, आपका वीआरएस करा दो, ठीक है ना। तो मेजर्स टू अचीव डायनेमिज्म एंड वीकन यूनियन की पावर को खत्म करने के लिए या फिर कमजोर बनाने के लिए। ट्रेड यूनियन ने भी अपना अटेंशन जो है उन लेबर्स को, जो उन वर्कर्स पे जो अभी तक नहीं थे उनके साथ जुड़े हुए, कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, उनको भी जोड़ लिया। ट्रेड भाई जब एक अपना वर्कर है, ट्रेड यूनियन है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर है, ये अपना काम कर रहा है तो वर्कर ट्रेड यूनियन भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेटजी नई नई बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि भैया हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वाले में ही अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो लेबर जो वर्कर है वो तो अनऑर्गेनाइज्ड में है। तो एक काम को उनको भी जोड़ो ताकि हम लोग मोर इंक्लूसिव, हमारा जो मूवमेंट है, हमारी जो आवाज है, ज्यादा लोग हों, मतलब मोर इंक्लूसिव हो सके, और फिर हम अपना मूवमेंट आगे चलाएं, आंदोलन आगे करें। ठीक, ज्यादा समावेशी हो सके, ये वाली बात है। ठीक है, कई सारे इमर्जिंग ट्रेंड क्या हैं कि अब कम स्ट्राइक, लॉकआउट ये सब हो रहे हैं, वर्कर ज्यादा एजुकेटेड हैं, शैक्षिक हो चुके हैं, शिक्षित हैं, और ज्यादा वायलेंट नहीं करते हैं। वर्कर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और उनके राइट्स के भी उनको पता है, और ताकि स्ट्राइक इसकी वजह से भी कम हो गई। अब ये इमर्जिंग ट्रेंड है इस समय कि वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में, तो अब उसमें क्या चीज देखी जा रही है, वो यहाँ बताया जा रहा है। ट्रेड ये सब कम हो रहा है। इम्प्लॉयज जो है उन्होंने लॉकआउट को अवॉइड किया है, बिकॉज अगर प्रोडक्शन यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कम होगा, इवन फॉर आवर्स लीड टू हैवी लॉसेस टू देम। ठीक, यहाँ पे कर्मचारी ये तालाबंदी से भी बचते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय बंद कर दे। ठीक, अब देखो, अब मैनेजर जो है यानी कि प्रबंधकीय रणनीतियां, यानी कि आपका एम्प्लॉयर्स भी अपनी रणनीति बना रहा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दिया ड्यू टू द शिफ्ट इन द रिलेटिव बार्गेनिंग पावर इन फेवर ऑफ द कैपिटल। अब कैपिटल की पावर, बार्गेनिंग नेगोशिएशन पावर बढ़ गई नियोक्ताओं की। ठीक, एम्प्लॉयर जो है उसने कई सारी मैनेजरियल आपकी स्ट्रेटजी बनाई, प्रबंधकीय रणनीतियां बनाई, जिससे कि लेबर टू अचीव लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, वीकन लेबर पावर, लेबर कंट्रोल करो, लेबर को जो है पावर कम करो। ठीक, मोर प्रोडक्शन, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रिडक्शन इन रेगुलर वर्कर्स, वीआरएस के थ्रू जो है रेगुलर वर्कर्स को कम करो, कैजुअल लेबर्स को बढ़ाओ, समझ रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को बढ़ाओ, ट्रांसफर, मल्टीटास्किंग, इन सब में जो है उन्होंने कम किया। वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देखो यहाँ बढ़ाओ। ठीक।
ठीक। और ये कहां पे हुआ, यहाँ पे जो नियोक्ता है वो सिर्फ प्राइवेट की बात नहीं हो रही, पब्लिक की बात हो रही है। ठीक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट में कम हुई है, बस ये समझ लो प्राइवेट में ज्यादा हुआ है। इसकी वजह से ये देखा गया है कि डेलिबरेट स्ट्रेटजीज बनाई गई, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैव शोन मनी फो, बहुत ज्यादा बढ़ गए भैया। पीछे एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि 90% जो हिंदुस्तान में जो नौकरियां हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है यार। मतलब समझो, अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा खत्म है, सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं। सोशल सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे, चलो ये भी समझ लेते हैं। इंश्योरेंस, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस, ठीक, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यही सब जो चीजें हैं ये सब नहीं है। आप लोग ईपीएफओ कार्ड्स फॉलो करते हो ना? ईपीएफओ कार्ड रोज 2 बजे के करीब मैं देता हूँ, उसको जरूर देखते रहो, उसमें ज्यादातर सोशल सिक्योरिटी वाली चीजें मैं करा रहा हूँ। ठीक है। और इस पे जो है मैनिफोल्ड अब ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बढ़ गई, यहाँ पे ये बात है। इसके बाद क्या है आपका, मैनेजमेंट लुक अपॉन सच स्ट्रेटजीज एज ए वेपन। अब जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, इन सब स्ट्रेटजीज को अपना वेपन समझता है, हथियार। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन के ऊपर, और कलेक्टिव बार्गेनिंग को वीकन करने के लिए, या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग को अपने फेवर में करने के लिए। ठीक। और उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, भाई गवर्नमेंट भी कुछ स्ट्रेटजी बना रहा है। उन्होंने इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपकी जो है यहाँ पे सद्भाव, औद्योगिक सद्भाव बना रहे, आर्थिक गतिविधि भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? 2 स्ट्रेटजी। क्या बताया? जो डिसइन्वेस्टमेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डीरेगुलेशन। ठीक, ये 2 स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अपनाई, और विच आर एक्सपेक्टेड टू म्यूचुअली बेनिफिट। अब ये इससे मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि वर्कर्स को भी अच्छा लगेगा और मैनेजमेंट को भी। डिसइन्वेस्टमेंट फिर से यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको वैसे तो बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। इट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, जहां पे गवर्नमेंट है कि अपने जो है अपने एसेट्स को जो है लिक्विडेट कर देता है, बेच देता है। 100 था पहले, उसको कुछ जो है उन्होंने वहां से निकाल के 10 कर दिया। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? उसकी कई सारी चीजें हैं। एक तो यह है कि मोनोपोली है। जब मोनोपोली होगी, आपको पता है, मोनोपोली के बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताऊं आपको, आपकी सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन है? सिर्फ पुलिस है, समझना मेरी बात। ठीक, तो वो अपनी मनमानी करते हैं ना, तो ये मनमानी को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज में तो गवर्नमेंट ने किया कि हम कुछ जो है प्राइवेट, कुछ मतलब कंपटीशन, आपस में हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है। जैसे मैं ग्रुप में आप लोग से कहता हूँ, पेड ग्रुप में, कि आप लोग डिस्कशन करो, सबसे बात करो, ये जरूरी चीज है। कोई अपना बता रहा है परेशानी, तो ऐसा तो ना किसी उसी की परेशानी, सब बहुत परेशान है, लेकिन सबको आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा जो है इन्होंने 10% निकाल दिया, उससे क्या है, प्रोफेशनलिज्म आएगा। थोड़ी जो अच्छे एथिक्स हैं, जो वर्किंग एथिक्स हैं, वो सब गवर्नमेंट में आएंगे। थोड़ा सा जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी, आउटकम बढ़ेगा, पैसा आएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट की जो है टेक्नोलॉजी रहेगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा। इन सबको करना पड़ता है, तब जाके होता है। सिर्फ जो है आपका गवर्नमेंट का मतलब अगर वो रहता है, तो विनिवेश के मतलब ये सारे फायदे हैं जो मैंने बताया आपको, आप लोग जरूर इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब विनिवेश की वजह से आईआरएस में किस तरीके से इफेक्ट करता हो सकता है, यही 4 पॉइंट पूछ ले आपसे और बताया कौन सा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इट चेंजेस ओनरशिप। ठीक, अब पहले गवर्नमेंट थी, फिर मान लो प्राइवेट हो गई। वर्क ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे जो ट्रेड यूनियन के डायनेमिक्स भी चेंज हो जाते हैं, या कार्य संगठन को बनाए रखने और पुनर्वितरण की आवश्यकता को बदल देता है। ठीक, रिटेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द वर्क ऑर्गेनाइजेशन। इट अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ द वर्कर एंड ट्रेड यूनियन, उनके क्या अधिकार है उनको बदल देता है। किसमें? जॉब सिक्योरिटी में, इनकम सिक्योरिटी में, सामाजिक सुरक्षा में। डिसइन्वेस्टमेंट मेक वर्कर्स द ओनर्स और बाय इशू ऑफ शेयर्स। कई बार जब विनिवेश करती है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट वाले विनिवेश करते हैं, ठीक, कई सारे प्राइवेट वाले भी पब्लिक जाते हैं, सार्वजनिक जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि याली फला कंपनी जो है अपने शेयर्स, जैसे विप्रो है, अपने शेयर्स, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में उतार रही, तो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक होती है। तो क्या है कि क्या हुआ कि आम जनता, रिटेल इन्वेस्टर्स भी तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बन गया ना मालिक। तो वो भी एक तरीके से बात है। तो देखो, वैसे ज्यादातर न्यूज में रहता है डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो है अपना कुछ स्टेक्स प्राइवेट वालों को बेच रही है उससे रिलेटेड, लेकिन प्राइवेट वाले भी पब्लिक जा सकते हैं। तो विनिवेश मतलब जो अपना निवेश है उसको कुछ निकाल लो, कम कर लो वाली बात है। ठीक, ये आपका विनिवेश जो है, इट सेव गार्ड एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स एंड नेगोशिएट हायर कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सेपरेशन।
खुद से जब सेपरेट हो रहे हैं तो स्वैच्छिक अलगाव के लिए जो है कुछ मुआवजा कंपनसेशन सबको मिल जाए, वो वाली बात है। जैसे कई बार होता है गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक सुना होगा, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उन लोगों ने जरूर सुना होगा। जैसे अभी टाटा जो है, आपने सुना होगा डोकोमो के साथ काम कर रहे थे, ठीक। अब यहाँ से जब ये अब टाटा जो कम्युनिकेशन ये थे, ये अब डोकोमो वाला जो पूरा बिजनेस है चला गया एयरटेल के पास में, ठीक। ये सब जो चीज मैं बताता हूँ ना एग्जाम्पल, इनके लिए बहुत ब्रॉड रीडिंग करनी पड़ती है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगता हो, कुछ समझ में आता हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट आंसर जरूर करा करिए। तो जब टाटा डोकोमो का अब जो है एयरटेल के अंतर्गत चला गया कई सारा जो है प्रबंधन, तो अब यहाँ पे टाटा क्या करता है कि उनको अगले 1 साल तक का जो भी सैलरी है वो पूरा गोल्डन हैंडशेक के अंतर्गत देते हैं। पूरा एक साथ एक पैसा बहुत मोटा अमाउंट मिलता है, तो ये एक कंपनसेशन टाइप से होता है, ठीक। फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी सेटअप कर सकते हो आप। डीरेगुलेशन क्या है भैया, कि आपका अविनियमन करना, ठीक। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड रिड्यूसिंग स्टेट रेगुलेशन। भाई मान लो स्टेट के पास तो है, लेकिन उसने कह दिया कि आउटसोर्स कर दिया है, उसने कह दिया कि जो है आप जो है कंडक्ट जो है अपना आपस में कर सकते हो, या फिर ये कह दिया कि भाई ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जहां पे जिस स्टेट में काम कर रहे हो आप स्टेट संभालेगी। अपना रेगुलेशन कम करने वाली बात है। मान लीजिए उसने कह दिया कि हम आपको कई जगह आपने देखा होगा कि ये तो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। आप लोग ने सुना होगा कि भैया कुछ क्षेत्रों में इसको अधिकार लेने के खुद से अधिकार दे दिए हैं। आप लोगों ने सुना होगा क्या, एग्जाम्पल समझो, महारत्ना कंपनीज, ठीक। मिनी महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सब सुना है ना। ये क्या है, गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी प्रॉफिट के हिसाब से और जो कंपनी अंडरटेकिंग है उनको कुछ हद तक जो अगर वित्तीय जैसे कोई चीज है, मान लीजिए 5,000, मुझे एग्जैक्टली उसका वो याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना। 5,000 तक का जो उन्होंने कह दिया गवर्नमेंट ने, एग्जाम्पल में बता रहा हूं कि भाई 5,000 तक का अगर कोई भी डिसीजन लेना है खुद से ले लो, मुझसे मत पूछो। तो ये क्या है, ये डीरेगुलेशन है। समझ में आ रही बात। तो ये भी किया है गवर्नमेंट ने, ठीक। द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ स्टेट रेगुलेशन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी एक इंडस्ट्री में कर दें, जैसा कि किसमें किया है लोगों ने, शुगर इंडस्ट्री में किया गवर्नमेंट ने। ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं मेरे भाई, करो पढ़ो बढ़ो, खूब अच्छे से सिलेक्शन लो अपना, ठीक। इज यूजुअली इनेक्टेड टू क्रिएट मोर कंपटीशन, इससे कंपटीशन बढ़ता है इंडस्ट्री के अंतर्गत। डीरेगुलेशन इज सॉर्टेड टू एंश्योर सिमिलर प्रोटेक्शन टू पब्लिक और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये खत्म होता है यहाँ आज का पार्ट नंबर 14। आगे देख रहे हो बड़े अच्छे से सुंदर सुंदर जो है अब फ्लो चार्ट के जरिए आपको बताऊंगा। आप मेरे हिसाब से आप लोग का जो फाउंडेशन है ना वो इतना मजबूत हो गया है, इतना बढ़िया हो गया कि अब इमारत बहुत बुलंद बनने वाली है, समझ रहे हो। अब मेरे ख्याल से जिसने भी 14 देख लिए होंगे पार्ट, उसको A to Z अब मैं चाहे उसको जो है खाली थ्योरी और खाली फैक्ट्स पढ़ा दूं, खाली फैक्ट बता भी दूंगा, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसने नहीं देखे होंगे और सीधे 15वें पे आ गए, उसको बड़ी दिक्कत होगी, ठीक। तो इसी तरीके से आज का जो है सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे बढ़िया बढ़िया येलो डायग्राम, बड़े बढ़िया फ्लो चार्ट के साथ में चालू करेंगे पार्ट नंबर 15। उससे पहले एक बार आपको रिमाइंडर फिर से दे देता हूँ कि आप लोग अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा EPFO UPSC 2021 का, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 9696066089 और या फिर 8564 ठीक। सर ये गड़बड़ हो गया, 8564880530, इन पे नंबर्स पे कॉल करके आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।